स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? इससे पहले जो क्लास हुआ था हाँ हाँ अर्थ सैटेलाइट, जिसमें हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले थे ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी या कह लीजिए उसका टेंजेंशियल स्पीड जो है वी नॉट से डिनोट किए थे। कितना आया था उसका एक्सप्रेशन क्या था? उसको बंद कर दो। एक्सप्रेशन क्या आया था? और फाइनल एक्सप्रेशन में आया था रूट अंडर जी आर ई आया था, और उसका वैल्यू कितना निकल के आया था? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है कब? किसी सैटेलाइट का जब वो अर्थ के नजदीक है, जब एच को हमने 0 माना था। उससे करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड आया था। तो टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन क्या था बताइए? भाई देखिए कि बताइए। उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन में क्या आया था लास्ट में? 84 हाँ 0.50 या फिर 85 आप मिनट्स ले देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो 85 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 84 पॉइंट समथिंग को आप 85 मिनट्स मान करके चल सकते हो। उसके बाद आया था टोटल एनर्जी, या फिर कह लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी, जो उसका रोट मतलब जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एनर्जी है, या पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए। और साथ साथ एक और कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और जो आप लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा? किसी पॉइंट पे पोटेंशियल और उस पॉइंट पर मल्टीप्लाई करेंगे मास को, तो हमको उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट उसमें आगे यही देखने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग दीजिए जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है। जियो स्टेशनरी, जीरो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किए थे। ऐसा सैटेलाइट जो कि मान लीजिए किसी प्लैनेट के अबाउट या फिर उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसका टाइम पीरियड कितना है? जो प्लैनेट मान लीजिए अर्थ के, हम जियो स्टेशनरी है तो हम अर्थ की बात करेंगे, तो अर्थ हमारा मेन सेंटर पॉइंट हो गया। देखिए यहां पर फिर अलग अलग जगह बैठ गए हैं। ये हमारा अर्थ है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है और वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कब कहेंगे उसको? हाँ, तो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड बराबर 24 आवर हो, कह सकते हैं ना, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमेगा 24 आवर में, और इसका भी टाइम पीरियड होगा 24 आवर। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एक और खासियत क्या है कि ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट होता है। इक्वेटोरियल किसको कहेंगे? मतलब ये जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका सेंटर हमेशा अर्थ का सेंटर होगा। मतलब समझे? इक्वेटोरियल सैटेलाइट मतलब इसका डायरेक्शन, इसका जो सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा? किसका सेंटर होगा? अर्थ का सेंटर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई मोशन हो जाए। इसका इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यहां कहीं होगा, और का सेंटर है क्या? नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मोशन हो, तो ये मोशन कहलाएगा। ये जो होगा, मान लीजिए कि कोई जो सैटेलाइट है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे अर्थ यहां पर है, ऐसे घूम रहा है, तो उसका सेंटर, सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ का सेंटर है। तो उसको कहेंगे कि वो जो भी पाथ फॉलो कर रहा है वो इक्वेटोरियल पाथ है वो। ठीक है, अब मान लीजिए कि अर्थ यहां पर है और ऐसे वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसका सेंटर अर्थ के सेंटर से मैच नहीं कर रहा है, तो वो इक्वेटोरियल पाथ नहीं होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पाथ होना चाहिए। जैसे यहां पर है, मान लीजिए यहां है, तो ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो ये भी इक्वेटोरियल पाथ होगा, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ का सेंटर होगा।
समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहां ये, तो ये भी जो सर्कुलर पाथ पर है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, तो वो सर्कुलर पाथ का सेंटर वही है जो अर्थ का सेंटर है। इसका टाइम पीरियड हो गया और इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पाथ, ठीक है। और हमेशा जो हमारा सैटेलाइट होगा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा, उसका टाइम पीरियड 24 आवर होगा और हमेशा उसका पाथ कैसा होगा? द पाथ ऑफ, द पाथ ऑफ क्या बोलेंगे? बोलो, सैटेलाइट, द पाथ ऑफ जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी सैटेलाइट, सैटेलाइट वो कैसा होगा? इक्वेटोरियल पाथ होगा। समझ गए? और टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर। और ये टी बराबर याद कीजिए कैसे आया था? 2 पाई रूट अंडर, याद कीजिए, आर ई प्लस एच का होल क्यूब, डिवीजन में क्या था? आर, अच्छा, जी आर ई स्क्वायर, ये इसका टाइम पीरियड होगा। समझ पाए? तो इसमें आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है, और यदि हाइट आपको पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बाकी जी का वैल्यू तो आपको नजदीक है अर्थ के, तो आप उसका 9.81 ले सकते हैं। और इक्वेटोरियल सैटेलाइट है तो उसका हमेशा सेंटर इसके अराउंड होगा, तो आप मान के चल सकते हैं वो वैल्यू, और फाइनल आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, इसको ड्रॉ कीजिए और कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं, जो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। कुछ पॉइंट्स लिखाएंगे जिससे आपका थ्योरी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको ड्रॉ कीजिए। ये सारे पाथ कैसे हैं? चलिए, सब लोग नाश्ता करके आए हैं ना? नहीं करके आए हैं तो एक ब्रेक देंगे। देखिए, इक्वेटोरियल पाथ कैसा होगा? सर्कुलर, मैंने लिखाया है, पाथ विल बी सर्कुलर। इक्वेटोरियल प्लेन क्या हुआ? इक्वेटोरियल प्लेन हम उस प्लेन को कह रहे हैं, द प्लेन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, सपोज करें हम इसको, कैसे आपको कोई स्फेरिकल चीज है ना हमारे पास? कुछ स्फेरिकल चीज तो है नहीं, है किसी के पास स्फेरिकल चीज? कुछ बॉल है किसी के पास? कोई चोरी से लेके आया हो बॉल? नहीं? अच्छा, कोई नहीं। थोड़ा सा इमेजिनेशन तगड़ा रखिएगा तो हम बता देंगे, लेकिन इमेजिनेशन बेहतर होना चाहिए आपका। हमारे टीचर तो ऐसे हवा में बता देते थे। स्फेरिकल कोई चीज है नहीं? नहीं, बॉल तो है ही मेरे पास, लेकिन लॉक किया हुआ है, अब देखना पड़ेगा। हाँ, छोड़िए, बता दीजिए, मैसे ही समझ लेंगे। चलिए, कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए, देखिए मत समझिए, कोई किसके पास वो था ना, सर्कुलर था, निकालो तो, कल से लाएंगे, हर दिन का रोना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कि सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना, यहां पर मान लीजिए अर्थ है सेंटर पॉइंट पर, तो इस सर्कुलर पाथ जो उसका घूम रहा है, सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ का सेंटर होगा। वो सर्कुलर पाथ मान लीजिए ऐसे भी हो जाएगा, तो भी इस सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ का सेंटर हो सकता है ना। और यदि वो ऐसे हो जाएगा तो भी उसका सेंटर अर्थ का सेंटर हो सकता है। तो ये जितने भी सर्कुलर पाथ हुए, सारे इक्वेटोरियल पाथ हुए। क्योंकि सैटेलाइट तो घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा। लेकिन हम जब डिफाइन कर रहे हैं कि सैटेलाइट, उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे, जिसका कि टाइम पीरियड वही होगा जो अर्थ का होगा, और साथ ही साथ उसका सेंटर सर्कुलर पाथ का,
उसके सर्कुलर पाथ का सेंटर वही होगा जो अर्थ का सेंटर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अर्थ यहां पर है, अर्थ यहां पर है, और ये अर्थ यहां पर है, और ये पाथ हो गया सर्कुलर, ये जो देख रहे हैं ये सर्कुलर पाथ है, तो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर तो यहां है, अर्थ का सेंटर यहां है, तो ये इक्वेटोरियल सर्कल नहीं हुआ, या इक्वेटोरियल पाथ नहीं हुआ, या इक्वेटोरियल प्लेन नहीं हुआ। अब ये जो प्लेन है, जिस प्लेन, ये प्लेन जो सर्कुलर पाथ जिस प्लेन से हो रहा है, वो सर्कुलर प्लेन को ही हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। और एक अर्थ के सेंटर से n नंबर ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन गुजर सकते हैं। अर्थ का मान लीजिए सेंटर ये है, ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है, तो यहां से ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ, ऐसे एक प्लेन हुआ, ऐसे एक प्लेन हुआ, ऐसे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं उसके सेंटर से पास करता हुआ। और उस प्लेन, एक प्लेन पर एक सर्कुलर पाथ हम काउंट कर सकते हैं। और वो इक्वेटोरियल प्लेन जो होगा, जिस पर वो सर्कल, जिस पर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वो एक यूनिक प्लेन होगा। यदि हल्का सा उसने टर्न किया तो दूसरा प्लेन बन जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। तो उस सारे का, जैसे यहां पर ये सर्कुलर पाथ हुआ, तो ये इसका, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये हुआ, इसीलिए ये एक प्लेन है, उस प्लेन में ये सर्कुलर पाथ मोशन कर रहा है, सर्कुलर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो यहां पर जो सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ जो कहलाएगा इक्वेटोरियल सर्कल कहलाएगा, और उस प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे, और इसलिए कहेंगे क्योंकि उसका सेंटर अर्थ का सेंटर होगा। समझ गए? और ऐसे n नंबर ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन हो सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन, एक इंपॉर्टेंट रीजन ध्यान से समझिए, कि जैसे मान लीजिए इस पर फोकस करें, ये सर्कुलर पाथ है, तो हम यहां ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और यहां अर्थ है, तो ये उसका सेंटर पॉइंट होगा। सैटेलाइट यहां है, तो सैटेलाइट जो है ये सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर इस सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का सेंटर है। ठीक है, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स F बराबर क्या होगा, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट इनटू डिवाइड में ये रेडियस मान लेते R है, स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r क्या होगा, आर ई प्लस एच, तो यहां आर ई प्लस एच कर दिए, तो ये होगा, और इसका स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया। और यदि अर्थ इसको खींचेगा, एक और फोर्स होगा जिसको हम mg बोलेंगे, होगा। mg का डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इधर mg होगा, या इसी डायरेक्शन में mg होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, उसका एक्सेलरेशन a होगा, g होगा, और उसका मास चूंकि m है इसलिए mg ले रहे हैं, तो सेंटर की तरफ होगा, ये तो होगा नहीं। तो आप देखिए कि सेंटर पे होगा तभी तो उस सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ का सेंटर होगा, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ पे कैसे मोशन करेगा? बात समझ पाए? वो जो सर्कुलर पाथ है उस पर हमेशा सेंटर की तरफ अर्थ अपना फोर्स लगाएगा, जो जिसके डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा, तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा ना। ठीक है, और यदि मान लेते थोड़ा एक सेकंड के लिए ये अर्थ है, और लेकिन मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ है तो अर्थ तो mg यहां लगाएगा, तो इधर कहां से घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा। इसीलिए उसको इक्वेटोरियल पाथ हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमेशा उसका सेंटर सर्कुलर पाथ का अर्थ का सेंटर होगा। इसीलिए हर पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए वो इस पोजीशन पे है, तो ये पोजीशन का ये दूरी कितना होगा, आर, आर होगा ना, तो अर्थ का सेंटर इधर ही है, तो ये एफ यहां पर फिर क्या हो गया, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और फिर यही क्या बन गया, एम जी। आपको लगेगा कि सर एस एम जी तो ऐसे लगना चाहिए, वो तो हमेशा अर्थ के सेंटर में लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्योमेट्री की बात हो रही है ना, ये जो बात हो रही है ये मतलब कितना हजार किलोमीटर की बात हो रही है, समझे? ऐसा नहीं है कि हम छोटा सा कोई सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, समझ गए? इसीलिए सेंटर उसका, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर यही होगा। और ऐसे कई सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसा गया, ये सर्कुलर पाथ हो गया, तो ये सर्कुलर पाथ हो, तो यहां कोई सैटेलाइट है, उसका हमेशा इसका भी सेंटर यही होगा, एफ बराबर जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और यही एम जी होगा। समझ पाए? इसीलिए हम लोग यहां पर इसका इक्वेटोरियल पाथ की बात कर रहे हैं। इसको ड्रॉ कर लिए, इसको लिख लिए हैं, पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब उसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, इससे थ्योरी बन जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लिखिए,
Satellite always satellite always revolve in circular path and satellite always revolve in a circular path and it cannot leave that circular path during its motion, and it cannot leave that circular path during its motion. The direction of angular velocity and magnitude, the direction and magnitude of angular velocities, the direction of velocity and magnitude always be same, always be same. ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, थ्योरी है ये, छोटा सा हेडिंग दे दीजिए। पोलर सैटेलाइट एक आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लिखिए उसके अंदर, पोलर सैटेलाइट एक छोटा सा हेडिंग दीजिए, उसके अंदर लिखिए अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट्स आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स, अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट are called polar satellites. Another class of satellites are called polar satellites. Are called polar satellites. Polar satellites अगले पॉइंट पे लिखिए, these are low altitude, these are low altitude ब्रैकेट में height approximate equal to, these are low altitude ब्रैकेट में h equal to 500 to 800 मीटर, सॉरी 800 किलोमीटर, h equal to 500 to 800 किलोमीटर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। Satellites but they go around the poles of earth, but they go around the poles of the earth, in a north south direction, whereas earth rotates around its axis in an east west direction. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, समझ पाए इसे? पोलर सैटेलाइट है जिसका एल्टीट्यूड 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर होता है। कुछ समझ में आया जो मैंने बताया सैटेलाइट और इस सब के बारे में? चलिए हेडिंग दीजिए, एस्केप वेलोसिटी, वो गति जिससे चोर भाग जाए, ठीक है, वो गति, वो मतलब वो वेलोसिटी जिससे चोर जेल छोड़ करके भाग जाए। नहीं कहता कि हिप हैज एस्केप्ड आउट फ्रॉम द जेल, ठीक है, कहते हैं ना। कल क्या चल रहा था, वो अचानक आई प्रणाम करने के लिए सबको, हम लोग डर गए, ट्रूथ डेयर चल रहा था, डॉक्टर से को प्रणाम किया और डॉक्टर से हमको देख रहे हैं, हम लोग क्या हो। सबने कल कोल्ड ड्रिंक पिया है? उत्कर्ष, चलिए
अब सुनाई रहा, 3D दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना ठीक से? चलिए हेडिंग दीजिए इसका, एस्केप वेलोसिटी समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है वो, ठीक है, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसको हम वो वेलोसिटी दे रहे हैं, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, आप फाइनल एक्सप्रेशन में देखिएगा डायरेक्शन कहीं नहीं, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से क्या होना है, बाहर होना है। तो अर्थ मान लीजिए और ये उसका मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड मतलब इस रीजन तक अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है उस ऑब्जेक्ट पर, उससे उसको बाहर होना है। उससे बाहर होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होगा या फिर स्पीड होगा, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड बोल सकते हैं। हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब हम लोग इसमें एक चीज को समझे, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं कि ए है, ये पोजीशन ए है, और मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमने उसको वीई वेलोसिटी दिया, वी मतलब एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में दिया, वो ऐसा टर्न करता हुआ बाहर निकल गया। मान लीजिए ये कोई पोजीशन बी है जो कि एट इंफिनिटी है, इंफिनिटी मान लेते हैं कि इंफिनिटी पर है, यानी कि यहां पर जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बहुत दिख ही नहीं रहा है वो, ऐसा नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर की बात है, ठीक है। तो एक पोजीशन ए हो गया, एक पोजीशन बी हो गया। इस पोजीशन पे यदि हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होना चाहिए, हाफ एम मास सैटेलाइट का है और वी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे तो क्या होना चाहिए, मास इंटू वी, वी क्या है यहां पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास बराबर क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इसलिए यहां पर हम v लिख रहे हैं, तो u बराबर यहां क्या होगा, g माइनस में मास ऑफ अर्थ इनटू m डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होगा, ये लिख सकते हैं ये। अब यहां पर ये u हो गया किस पोजीशन पे, a पर, और इंफिनिटी पे हम चेक करें तो हम यहां पर उसका स्पीड 0 हो गया है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या मानेंगे, क्योंकि यहां पर v जो है इसका 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट पे चला, इंफिनिटी पहुंच गया, वहां पर उसका स्पीड 0 हो गया, मतलब घटते 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 0 हो गया। और इस पॉइंट पर इंफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन, यहां पर इंफिनिटी होगा, होगा ना, पोजीशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ये भी क्या हो गया, 0। तो हम पहले भी डिस्कस किए थे कि टोटल एनर्जी सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की बात करें, यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी मतलब E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो E एट A इज इक्वल टू E एट B, टोटल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं काउंट कर रहे हैं, जो भी फोर्स था वो ये अर्थ और उस मास का अपना इंटरनल फोर्स था, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0, ये कब टोटल एनर्जी कंजर्व कब रहता है, जब एक्सटर्नल फोर्स, हाँ एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। तो हमने क्या बोला, अर्थ और वो जो मास है दोनों को कंबाइंड सिस्टम हम मान रहे हैं, तो अर्थ और वो मास एक दूसरे को जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, इंटरनल होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। उस केस में हम कह सकते हैं ना कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो टोटल एनर्जी ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये पॉइंट ऑब्वियसली उसके ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर का पॉइंट है, ठीक। तो अब यहां पर देखते हैं कि ई पॉइंट पर तो काइनेटिक ए और प्लस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां, हाँ यहां बी और प्लस पोटेंशियल एट बी, तो यहां पर कितना होगा, हाफ एम
और ये कितना होगा वी ई स्क्वायर, और यहां माइनस में जी एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है, और इक्वल टू 0, ये टर्म इधर जाएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया जी एम ई एम अपॉन आर ई, एम से एम कैंसिल हुआ तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया जी एम ई 2 बाई आर ई, ठीक है। और जी एम ई की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, जी इज इक्वल टू क्या था जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर था ना, तो ये इधर आएगा तो जी एम ई बराबर क्या हो गया जी आर ई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू यहां पर पुट करें तो क्या आएगा हमारा फाइनल वैल्यू वीई इज इक्वल टू रूट अंडर 2, और वहां पुट कर रहे हैं जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, तो एक कैंसिल हुआ तो यहां पर वीई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी आर ई, और याद कीजिए ये टर्म आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 2 इंटू जी आर ई, और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, याद कीजिए कुछ, क्या था ये, कुछ था ऑर्बिटल वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कह रहे हो, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 वी नॉट लिख सकते हैं ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा ये वाले रिलेशंस को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इसका मतलब कौन बड़ा है, वीई बड़ा है या वी नॉट बड़ा है, हाँ वीई बड़ा है, ठीक है। और अब यदि रूट का वैल्यू हम यहां पुट कर दें वीई इज इक्वल टू रूट अंडर 2 यानी 1.41, और इनटू वी नॉट का वैल्यू कितना है 9 पॉइंट 7.92, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, इलेवन पॉइंट 16, इसको ऑलमोस्ट मान सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ समझ में आया, ये जो वेलोसिटी हुआ ये एस्केप वेलोसिटी हुआ अर्थ सरफेस के पास, ठीक है, दिस इज एस्केप वेलोसिटी of a body which is near to earth surface। समझ पाए, बोलिए। तो यहां पर इसका मतलब यह हो गया कि यदि इसका एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, यदि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा, समझे। तो ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इतना स्पीड एक ऑब्जेक्ट को कैसे मिलेगा। 11 किलोमीटर एक सेकेंड में वो चला जाए, मतलब आप जिस कार पर बैठे हैं आपने गियर शिफ्ट किया, मतलब एक्सीलेटर मतलब इंजन ऑन किया, गियर शिफ्ट किया, पहला गियर लगाया, पहला गियर पे ही चलेगा, और आपने एक्सीलेटर प्रेस किया और एक सेकंड में 11 किलोमीटर चला जाए, मतलब पटना जू से यहां आने में आपको एक सेकंड लगे, मतलब ऐसे किया पटना जू से यहां आ गए, ठीक है, और बीच में आंख ऐसे से किए तो पता चला कि आप फतवा पहुंच गए, समझ गए बात को। तो ध्यान रखना है, ये स्पीड बहुत जबरदस्त स्पीड है। अच्छा, अब आपके मन में ये आ सकता है सवाल कि सर
जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं या फिर पीएसएलवी से जो लॉन्च होता है, श्रीहरिकोटा से जो हम लोग लॉन्च करते हैं, जब चंद्रयान 3 ही लॉन्च किया गया, जो भी हो, तो उसका स्पीड तो 11.2 किलोमीटर होता नहीं है। उसका यहाँ स्टार्ट हुआ, जीरो से हुआ, धीरे धीरे कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा कुछ बढ़ा, स्पीड बढ़ता है, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि 11.2 किलोमीटर स्टार्टिंग में हो जाता है। तो वो उसमें क्या है, उसकी खासियत क्या है, जैसे इसमें क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, उसका 11.2 किलोमीटर स्पीड, किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया उसको, अब उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं तो जो रॉकेट है वो उसके साथ साथ प्रोपेल हो रहा है ना, रॉकेट क्या कर रहा है, फ्यूल बर्न कर रहा है और अपने एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड को फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है। जब वो एयर में चला गया तो उसके अराउंड सराउंडिंग जो एयर उस पर फोर्स लगा रहा है, तो एयर क्या कर रहा है, उसको रिएक्शन दे रहा है, जिस कारण से वो ऊपर लिफ्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इसरो का खुद का ये रिकॉर्ड है, मतलब उनका खुद स्टैटिकल डाटा है कि जितना फ्यूल उनके पास रॉकेट में होता है, उस फ्यूल का मोर देन 70 to 80% फ्यूल उसको ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से निकलने में लग जाता है, उसके बाद वो निकल जाता है आगे। तो ये फ्यूल जो बर्न हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने पर हुआ, और सिग्निफिकेंट वर्क, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो था, मतलब बस उतना ही वर्क नहीं हुआ, उसके ज्यादा वर्क किया गया उससे, तो वो जो उसके लिए फ्यूल बर्न होगा और अंत में एक अच्छा खासा स्पीड होगा। ऐसा नहीं है कि ये इतना स्पीड रहेगा तो ही वो एस्केप कर पाएगा, रेगुलर बेसिस पे उसको फोर्स मिलता जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो धीरे 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 कर करके वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड से बाहर होगा। और एक ऐसा समय भी तो आएगा कि जैसे अर्थ से जितना दूर जाएंगे उस पर लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, तो बाहर जाते समय उसका स्पीड मतलब मेंटेन भी है तो फ्यूल कम बर्न होंगे उसका। समझ पा रहे हैं ये बात को? तो उस बेस पर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन को पता होता है कि कितने दूरी पर उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। जैसे ग्राउंड सरफेस पर ज्यादा लगेगा, उससे ऊपर जाएंगे तो कम होगा, उससे ऊपर और कम होगा, और जब फोर्स फील्ड से बाहर निकलने वाला होगा तो सबसे कम होगा, और फोर्स फील्ड से जैसे ही बाहर निकल गया तो फोर्स ही नहीं लग रहा है। अब जो भी उसका प्रोपेलर जो भी बर्न कर रहा है फ्यूल और फोर्स दे रहा है, वो सिर्फ उसको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही कम है। समझ पाए इस बात को? ये रिलेशन को याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन उठाता है यहां से, ठीक है, आपके इसमें नीट वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से उठाता है कि आपको रिलेशन बता दीजिए, वी बड़ा है या वी नॉट बड़ा है, या फिर उनके बीच का क्या रिलेशन है, ये सारा डायरेक्ट पूछ देता है। तो इन सारे चीजों पे ध्यान रखना है हमको। इसको राइट डाउन कीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं इसमें। ये यूनिट का ध्यान रखिएगा, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक हमारा टॉपर स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ था, उसका जेई में पूछा गया था क्वेश्चन, उसने जानते हैं क्या किया, मूर्ख, सार्वजनिक रुमाल है, खुशी का तो नहीं है, सार्वजनिक रुमाल है वो। आइए चलिए इस बात को, थीम को समझते हैं, थोड़ा सा माइंड कन्वर्ट करते हैं यहां पर, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि कोई भी प्लैनेट यदि रिवॉल्व कर रहा है आप सर्कुलर ऑर्बिट में, जब हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो कैपलर्स लॉ में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी सैटेलाइट, जनरली हम लोग प्लैनेट की बात करेंगे, कैपलर्स लॉ प्लैनेट के लिए होता है, और उसमें एक कॉमन पॉइंट है कि जब भी वो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो किसके अबाउट करेगा, सन के अबाउट करेगा। कैपलर्स लॉ उसके लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग पहले ये समझते हैं कि कोई प्लैनेट यदि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, इसके बाद देखेंगे यदि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस समझने के लिए पहले हमको सर्कुलर ऑर्बिट में समझना पड़ेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट में दो इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो जैसे मान लीजिए सर्कुलर ऑर्बिट है और सेंटर पॉइंट में मान लेते हैं कि कोई भी, हम मान लेते हैं सन ही को मान लेते हैं, सन है, ठीक है, सेंटर पॉइंट ये हो गया, और मान लीजिए यहां से, मान लीजिए कोई एक ऐसा पोजीशन है, ये पोजीशन मान लीजिए यहां पर, और यहां पर कोई क्या हो रहा है, अभी तो ध्यान दीजिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय एकदम फोकस रखिए, समझ गए, क्योंकि हम भी पढ़ाते समय एकदम फोकस रखते हैं, नहीं फोकस रखेंगे तो बताना कुछ और है, बता कुछ और देंगे, और आप ऐसे से करिएगा, क्यों, क्योंकि आपके एस्केप वेलोसिटी ऊपर से निकल जाएगा वो,
आपको पता है, जो चीज आपको पता है उसी के बारे में ना आप कह सकते हैं कि हाँ सही है या गलत है। हाँ, मान लीजिए हम बोल दिए अलास्का में अभी जो टेम्परेचर है वो -26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप ऐसे से करिएगा, पता ही नहीं कि कितना होना चाहिए वहां अभी। हाँ, पता है। हाँ, गूगल करेंगे, गूगल करके बताएगा ही नहीं अभी। समझिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ध्यान से समझिए। आपका कैप्लस लॉ के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, समझ गए? और इसको ध्यान से समझिए, फिर हम अभी तुरंत पूछेंगे। कल तो छोड़ दीजिए, अभी तुरंत। कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओला ओला कॉन्सेप्ट सुने हैं ना, वैसे ही कुछ है। देखिए आप, तो ये प्लैनेट है, सन है, और ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। अब इस पॉइंट पर इसके पास जो वेलोसिटी है उसको वी नॉट कह सकते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, ठीक है? अब इसमें हमको ध्यान में रखना है दो इंपॉर्टेंट बात। पहला बात करेंगे हम टॉर्क अबाउट पी, यानी कि ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, टॉर्क निकालना है। टॉर्क के बारे में समझेंगे, टॉर्क क्या होगा, और टॉर्क यदि जीरो आ रहा है तो कैसे जीरो आ रहा है, उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे। ध्यान समझिएगा, टॉर्क अबाउट पी निकालना है, आर क्रॉस एफ करेंगे। सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो हमको इसमें आर भी खोजना होगा और एफ भी खोजना होगा। किसी टाइम टी पर वो पी पॉइंट पर है। तो अब यहां पर ये सन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये एफ हो गया। अब हमको एक चीज बताइए, इसका आर किधर होगा? ये आर होगा, आर वेक्टर होगा ना, और ये उसका आर कैप होगा, ठीक है? अब ध्यान से समझिए, यहां पर यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन है आर वेक्टर का, और इसके अपोजिट ये डायरेक्शन है किसका, फोर्स वेक्टर का। थीटा कितना हुआ, 180 डिग्री। क्या ये पॉइंट पी की बात हो रही है? यदि मान लीजिए आपके मन के संतुष्टि के लिए हम कोई दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम ये पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्यू नाम देते हैं, तो इस डायरेक्शन में उसका वी नॉट हुआ, ठीक है? और ये उसका आर, आर डायरेक्शन होगा ये, तो ये डायरेक्शन आर होगा, इसको हम आर कैप कहेंगे। ये उसका डायरेक्शन हो गया, और ये किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जी मास ऑफ सन इनटू एम डिवाइड बाई कितना, आर। इस ये जो लेंथ है इसको हम आर कहेंगे, आर कह सकते हैं ना, ठीक है? ये फोर्स लगेगा, यहां पर इस डायरेक्शन होगा। यहां पर भी यदि हम काउंट करें तो इस डायरेक्शन में एफ हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां आर। तो यहां फिर से ये एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो यहां पर हम बात करेंगे टॉर्क अबाउट पी, तो कितना आ रहा है, आर क्रॉस एफ आ रहा है, और आर आर एफ साइन कितना, 180 एन कैप। एन कैप की बात तो बाद में होगी, पहले पर यहां पर आप देखिए कि एंगल 180 होने के कारण ये रिजल्ट क्या हो गया, एंगल 180 होने के कारण रिजल्ट क्या हुआ, जीरो। यानी कि पी पॉइंट पर टॉर्क क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है? और यदि हम क्यू पॉइंट पे टॉर्क पता करना चाहें तो आर एफ साइन कितना, 180। यहां भी एन कैप ले सकते हैं। समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि आर एफ साइन 180 यहां पर भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है, हम ये बात कह सकते हैं कि यदि कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट यदि किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसका टॉर्क जीरो होगा, ठीक है? लिख सकते हैं ना ये चीज। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ planet if it revolves around the circular path, तो क्या लिख सकते हैं, नेट टॉर्क acting on the planet is zero,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब उस दिन को याद कीजिए, आज से 3000 साल पहले हम लोग क्या किए थे, पता निकाले थे कि टॉर्क यदि नेट इक्वल टू 0 होगा और ये किसके बराबर होता है, dl अपॉन dt। यदि नेट टॉर्क 0 है और ये नेट टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क होता है, तो ये टॉर्क 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। तो dl अपॉन dt 0 होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब L क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जब L कांस्टेंट होगा इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इसका L क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, L जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कैसे कैसे होता है, एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है दो चीज पर। जैसे टॉर्क डिफाइंड हो रहा है r क्रॉस f पर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, r क्रॉस p होता है। तो L इज इक्वल टू r क्रॉस p। ठीक है, तो L इज इक्वल टू r क्रॉस m इंटू वी नॉट। बोलिए हाँ। तो अब वी नॉट और r का वैल्यू हमको देखना है। तो मान लीजिए P पॉइंट पे देख रहे हैं, तो P पॉइंट पर r इस डायरेक्शन में है और वी नॉट इधर है, इनके बीच का एंगल। आप प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जानते हैं कि टेंजेंट किसी सर्कल पे खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर रेडियल जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके रेडियस के परपेंडिकुलर हमेशा होता है। इसलिए P पॉइंट पे भी आपको दोनों के बीच का एंगल 90 नजर आएगा, और Q पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा तो वहां खींचा गया टेंजेंट या उसका टेंजेंशियल स्पीड, जिसको ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हैं, वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा रेडियस का, और यानी r का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और r का परपेंडिकुलर होगा तो साइन क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, तो यहां पर L इज इक्वल टू आर एम वी नॉट। ठीक, और यहां साइन 90। अब बात करते हैं हम एन नॉट कैप का। अब कहानी आता है एन नॉट क्या होगा। मान लीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है। मान लीजिए तो एक्स वाई प्लेन में कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा, क्योंकि बोर्ड को हम क्या मान रहे हैं, एक्स वाई। बोर्ड के प्लेन को हम क्या मान रहे हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में है, तो मान लीजिए ये जो अभी प्लैनेट है वो इस पॉइंट पे है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, तो वाई भी 0 है, सिर्फ एक्स में है। और जब वो आगे बढ़ा घूमता हुआ तो वाई में भी कुछ आया, तो एक्स वाई प्लेन में रिवॉल्व करने लगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन जेड एक्सिस है ये एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो हमको देखना यह है कि अब एल का डायरेक्शन क्या होगा। एल डिपेंड करेगा आर क्रॉस वी नॉट पर, आर क्रॉस वी नॉट पर डिपेंड करेगा। तो आर ये है हमारा, वी नॉट ये है, तो ये डायरेक्शन होगा, और ये डायरेक्शन की कैप होगा क्या। तो हम यहां लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर एम वी नॉट। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और ये होगा के कैप होगा। आर क्रॉस माइनस के कैप नहीं होगा, प्लस के कैप होगा। क्यों, क्योंकि आर क्रॉस वी नॉट है। यहां भी देखिए आर क्रॉस वी नॉट, क्योंकि इसका रोटेशन कैसा है, मतलब ये सर्कुलर पाथ जो मूव कर रहा है टॉप से, यानी जेड एक्सिस के लोग देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव है। यदि क्लॉकवाइज होता तो अंदर की तरफ होता। समझ गए इस बात को। यदि आप क्लॉकवाइज टर्न कराइएगा उसको तो वो अंदर चला जाएगा डायरेक्शन का। क्लॉक को एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा, तो ये उसका डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये हमको समझना है, एक ये बात है, इसको समझना है। तो एल का मॉड बराबर क्या हो गया, आर एम वी नॉट। इसको समझिए, इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे यूज करने वाले हैं। आगे जब हम कैपलस लॉ पढ़ेंगे ना, उसके सेकेंड लॉ में ये यूज होगा।
कैपलस के 3 इंपॉर्टेंट बेसिक लॉ हैं, उसमें से सेकेंड लॉ में हम लोग बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। यहां तक तो क्लियर है ये। अब हमको एक चीज ये समझना है कि अब यदि प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, तो उसका टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। अभी हम लोग जस्ट पहले किए हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, तो हमको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व है, तब दोनों का समेशन कंजर्व है। या फिर यदि टोटल एनर्जी कंजर्व है तो उसमें एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी वैरी कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वैरी कर रहा है, और दोनों का समेशन इस तरह से है कि वो कांस्टेंट रह रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को हम नीचे रिलीज कर रहे हैं, नीचे आ रहा है बॉल, इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो दोनों यहाँ कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। कुछ इस तरह से है कि टॉप पर जब रिलीज किए उससे पहले टोटल एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसके पास मोशन नहीं है इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 100 जूल उसके पास टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी पूरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वहां से इसको रिलीज करेंगे, तो नीचे आएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ देर के बाद मान लीजिए यहाँ पर 70 जूल पोटेंशियल एनर्जी है और 30 जूल काइनेटिक है, थोड़ा और बीच में आया तो वहां 50 जूल उसके पास पोटेंशियल, 50 जूल काइनेटिक, और जब ग्राउंड को हिट करने वाला है, जस्ट हिट करने वाला है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी तो 100 जूल हमेशा है, लेकिन काइनेटिक चेंज कर रहा है, पोटेंशियल चेंज कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि थ्रू आउट द मोशन 50 जूल उसका काइनेटिक एनर्जी मेंटेन रहे और 50 जूल उसका पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन रहे, ऐसा भी हो सकता है। वो हमको देखना है कि इन दोनों में कौन होगा। यहां पर आप खुद सोचिए कि ये वी नॉट जो है, वी नॉट, तो वी नॉट कांस्टेंट है या वेरिएबल है। हम जो भी कंडीशंस ले रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि वो सन जो ये सर्कुलर ऑर्बिट मूव कर रहा है वो सन के आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पे नहीं है, एच को काउंट नहीं कर रहे हैं, समझ गए। उस केस में आप यदि वी नॉट की बात करेंगे तो कांस्टेंट होगा वो, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो, तो वी नॉट कांस्टेंट होगा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। चूंकि मास कांस्टेंट है, वी नॉट कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट होगा होगा। अब यहां पर एक चीज और देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू वी, तो बराबर क्या होगा, माइनस जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लानिट, और आर। इसमें ना जी चेंज हो रहा है, ना मास ऑफ सन चेंज हो रहा है, ना मास ऑफ प्लैनेट चेंज हो रहा है, ना आर का मैग्नीट्यूड, यानी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यदि पॉइंट पी पे लें या पॉइंट क्यू पर, आर का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। लेकिन यहां तो हम बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, जितना डिस्टेंस यहां से यहां है उतना ही डिस्टेंस यहां से इधर होगा, इसलिए आर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। फिर से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, तो यह भी कांस्टेंट हुआ। इसलिए टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो कितना होगा, ई बराबर क्या होगा, यहां पर होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और प्लस, यहां माइनस में आएगा, माइनस जी एम एस एम अपॉन आर, ये टोटल एनर्जी उसका कंजर्व रहेगा। समझ पाए इस बात को, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक में इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। ये एक इसका सर्कुलर पाथ का था, सेम यही चीज हम इलेक्ट्रिकल पाथ में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग सही है, ये इलेक्ट्रिकल का स्पेलिंग सही है, गलत है तो बताइए, ठीक कर देते हैं। सही है, चलिए हेडिंग दीजिए तो।
हाँ, इलिप्टिकल पाथ पर सेम वही जो पहले सर्कुलर था अब इलिप्टिकल पाथ में आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। गर्मी थोड़ा बढ़ रहा है, पहले से उसको थोड़ा सर्विसिंग कराना पड़ेगा, आज बोल देते हैं। चलिए देखिए यहां पर मान लीजिए कि एक इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, कुछ इलिप्टिकल पाथ, जिसमें इलिप्टिकल पाथ की खासियत क्या है बताइए, बता सकते हैं इलिप्टिकल पाथ की खासियत क्या? हाँ, दो फोकस होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इलिप्टिकल पाथ है, ये सेंटर पॉइंट होगा उसका, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस पोजीशन पे है कहीं, ये है प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट इस पोजीशन पे, ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया। अब यहां ये उसको पोजीशन मिला दिए, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, आर कैप होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा आर का हो गया। और यदि मान लेते हैं यहां पर सन को हम देखें, सपोज मान लेते हैं यहां सन है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, तो सन अट्रैक्ट करेगा उसको, प्लैनेट को, इलिप्टिकल पाथ में है तो। और ये डायरेक्शन किसका होगा, फोर्स का। फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल जी, मास ऑफ सन m बाई आर, जो उस पोजीशन पे आर है। इस पोजीशन पे हम क्या मान रहे हैं इसको, ये पोजीशन को p मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। हालांकि जब हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे तो वो पोजीशन नहीं होगा सन का, सन का पोजीशन एक फोकस पे होता है उसमें। तो ये एक पोजीशन है, और ये पोजीशन को मान लेते हैं, ये दूरी को हम क्या बोलते हैं, ये लेंथ को हम a बोलेंगे ना, और ये लेंथ को b बोलेंगे, ये b होगा, ठीक है। और ये लेंथ भी क्या कहलाएगा, b, b हो गया, और इस साइड में ये लेंथ भी a कहलाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन को हम माइनस ए ई कॉमा 0 कह सकते हैं। ई क्या हुआ, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब यहां पर यदि कुछ प्रॉपर्टीज याद हो तो आप उसको यूज कीजिएगा, ए ई कॉमा 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इस पॉइंट पे तो ये जो दूरी होगा वो तो बी के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट पर है, तो पी पॉइंट पर हम यदि सिर्फ देखें तो इस चूंकि इलिप्टिकल पाथ है, तो हम बात करेंगे, मान लीजिए एट पोजीशन, पोजीशन पी पर, तो पी पोजीशन पे बात करेंगे तो टॉर्क एट पी, तो आर क्रॉस क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे ना, आर क्रॉस एफ करेंगे। तो आर क्रॉस एफ में डायरेक्शन क्या होगा दोनों का, एफ और आर का डायरेक्शन क्या होगा, आर एफ साइन कितना, थीटा, हाँ ठीक है। देखिए यहां पर ये आर कैप हुआ डायरेक्शन, और ये एफ का डायरेक्शन। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, ये डायरेक्शन है आर कैप का, और ये डायरेक्शन है किसका, एफ का। तो फिर से एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो थीटा कितना होगा, यहां थीटा 180 आ गया, यहां 180 डिग्री, और यहां एन कैप लेंगे, ठीक है। तो यहां पर टॉप ई, अब फिर से वहां पर टॉप ही क्या होगा, 0। टॉ क्यू लेना चाहेंगे हम, मान लीजिए इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए इस पॉइंट पर हम क्यू मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू। और अब क्यू पॉइंट है ये, तो ये उसका टेंजेंशियल स्पीड होगा वी नॉट, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल स्पीड ये होगा वी नॉट, यदि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉप से देखने पर है तो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि पी पॉइंट पर चूंकि फोर्स और उसका जो रेडियल पोजीशन है उसके बीच का एंगल 180 है, इसलिए टॉर्क क्या हो जा रहा है, 0। यहां पर यदि इसकी पॉइंट पे हम देखेंगे तो यहां पर
ये इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये होगा आर कैप, और ये डायरेक्शन किसका होगा, फोर्स का। तो यहां पर भी क्या हो रहा है एंगल, तो ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है और ये डायरेक्शन है आर का। फिर से यहां पर थीटा कितना हो गया, तो थीटा 180 आया, तो क्यू पॉइंट पे भी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा, दिस इंप्लाइज डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, और एल क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एल कांस्टेंट होगा। अब यदि एल की बात करें पी पॉइंट पर देखें, तो पी पॉइंट पर क्या होगा, एल पी बराबर क्या होगा, आर क्रॉस एम इंटू वी नॉट होगा। तो एल पी इज इक्वल टू आर एम वी नॉट साइन कितना, थीटा। क्यों, ये हो गया वी नॉट और ये हो गया आर नॉट, तो ये थीटा, ये हमको देखने से लग रहा है कि 90 से ज्यादा होगा। कहीं कहीं पर यहां पर थीटा देखिए, यहां 90 से छोटा भी हो रहा है, क्योंकि पाथ सर्कुलर नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट एंगल नहीं होगा, एंगल चेंज करेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि ये एंगल चेंज करेगा, तो क्या क्या में चेंजेस हो सकता है, देखिए ध्यान से। यहां पर एंगल, हम तो अभी डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन तो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, ध्यान से देखिए। क्या कर रहे हैं, आर क्रॉस वी नॉट जेड एक्सिस, आर क्रॉस वी नॉट जेड एक्सिस, तो एक्सिस तो बना रहेगा। बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब जेड एक्सिस में यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो पाथ सर्कुलर हो या एलिप्टिकल हो, उसका जो एल का डायरेक्शन, मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम का जो भी डायरेक्शन होगा, वो तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो फिक्स है। चेंजेस किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है, थीटा में चेंज आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड का। तो मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं, ये n1 कैप ले लें थोड़ी देर के लिए, देखिए यहां पर, तो ये टर्म क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड, ये टर्म क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन में दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड में अब थीटा चेंज कर रहा है, तो चूंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो थीटा चेंज कर रहा है, इसका मतलब कुछ और एक पैरामीटर चेंज कर रहा होगा, और वो कौन है, आर। आर है, क्योंकि मास चेंज करेगा नहीं, वी नॉट उसका टेंजेंशियल स्पीड है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो चेंज करेगा नहीं, आर चेंज हो रहा है। आप देखिए, मुझे ये बताइए, ओ पॉइंट है ये, और मान लीजिए ये पॉइंट को मान लीजिए सपोज करें कि बी पॉइंट है, तो ओ से बी का दूरी मान लेते हैं आर मैक्स, ये दूरी को हम आर मैक्स मान लेते हैं। तो आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स का वैल्यू बोलिए, ए होगा, ठीक है, आर मैक्स का वैल्यू ए होगा। अच्छा, और यहां पर यदि मान लीजिए इस पोजीशन पे गया, ये मान लीजिए वो पार्टिकल, ये आर मैक्स यहां तो ए होगा, और यहां पर इस पोजीशन पे देखेंगे यहां पर, तो ये मान ले सपोज करेंगे, थोड़ा सा इसको वर्टिकल डाउन करके देखें, तो ये लेंथ होगा आर मैक्स, ये लेंथ होगा आर, ठीक है। बी पॉइंट पर तो आर ए के बराबर होगा, और यहां पर ये दूरी जो होगा वो उसका अपना वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन ए से छोटा होगा। अब जब यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, तो आर कितना हो जाएगा, बी के बराबर, और आपको पता है बी ए से छोटा होता है, ठीक। फिर यहां आएगा तो फिर वो बी से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ए से छोटा होगा, यानी आर वैरी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आर इट वैरी अकॉर्डिंग टू पोजीशन, और इस तरह से वैरी कर रहा है कि आर वैरी किया और थीटा वैरी किया, और उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। बात समझ पाए, मान लीजिए थीटा बढ़ा तो आर घटा, अब मान लीजिए कहीं थीटा घट रहा है तो आर बढ़ रहा है, इनको इस तरह से मैनेज हो रहा है कि इनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एल मॉड दैट इज क्या, आर एम वी नॉट साइन थीटा, ये क्या रहा, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये कि तो L किसी पॉइंट P पर बराबर L किसी पॉइंट Q पर, तो यहां R किसी पॉइंट P पर मास V नॉट साइन थीटा P पॉइंट पर इज इक्वल टू R Q पर M V नॉट साइन
थीटा क्यू पर। समझ गए? वो किसके रहा? बराबर रहा। समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो इसमें चेंजेस जो आएगा, अब m तो v नॉट ये कांस्टेंट रहा, तो vp सॉरी rp साइन थीटा p इज इक्वल टू आर क्यू साइन थीटा थीटा क्यू। अब यहां पर इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आरपी बाई आर क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा क्यू डिवीजन में साइन थीटा पी, ऐसा लिख सकते हैं। एक ये रिलेशन है आपके लिए, बहुत एक्सेप्शनल पूछा तो ऐसा हम बता सकते हैं। ये कब बता सकते हैं? कि जब कोई प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मूव कर रहा है और उस समय हमको आरपी मतलब किसी पोजीशन पर जो उसका आर का वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय दूसरे पोजीशन पे उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उसका डायरेक्ट हमको एंगल पता होगा, हम निकाल सकेंगे। समझ गए? मान लीजिए पी पॉइंट पर एंगल 30 डिग्री है, सपोज करें क्यू पॉइंट पे एंगल 180 डिग्री है, 150 डिग्री है, तो दोनों पॉइंट पर साइन का वैल्यू तो सेम होगा, यानी उनके बीच उस जगह पर उनका जो आरपी होगा, पोजीशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब या जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। यानी 30 डिग्री पर जो हमको मिलेगा आर का वैल्यू, वही वैल्यू हमको 150 पे मिलेगी। समझ पाए इस बात को? ठीक, तो ये बात इस पे हो गया। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है? तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम कैसे है? मान लीजिए टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, E बराबर K प्लस U। तो किसी पॉइंट पर K हम बात करते हैं, E एट पॉइंट किस पर? P पर। तो E किसी पॉइंट P पर, K किसी पॉइंट P पर और U P पर। तो ये कितना आएगा? हाफ m v नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस जी एम एस m अपॉन क्या? R वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि R के वेरी करना, ये वाला टर्म का वेरी करना, नीचे डिनोमिनेटर में वेरी कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि टोटल जो है वो एनर्जी वो कंजर्व नहीं रहेगा इसमें, है ना? टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये वेरी करे, V जो कि वेरी करेगा देखिए, एक चीज को थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए। मान लीजिए बी से इस पॉइंट पे जाता है, थोड़ा ये समझ लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, इस पॉइंट को मान लीजिए एम और इस पॉइंट को एम डैश मान रहे हैं, ठीक है? और फिर एम डैश से इस पॉइंट को हम एन डैश मान रहे हैं, एन, और इसको एन डैश मान रहे हैं। मेरे बात को ध्यान समझिए, एम पॉइंट से एम डैश जाने में स्पीड बढ़ेगा किसी कंपैरिजन में? एम डैश से एन जाने में। आपने कभी वो देखा है, जो छोटा वाला बॉल होता है, वो आपको टीवी में दिखाया होगा या फिर आप कहीं पर कार्टून टून में देखे होंगे कि वो ना छोटा सा स्टील का बॉल वो ऐसे घूम रहा है और यहाँ पर होल है और उसको ऐसे दिया हुआ है, सिंक दिया हुआ है, ऐसा सिंक समझ रहे हैं ना, सिंक दिया हुआ है, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और जैसे नजदीक आ रहा है तो तेजी से ऐसे घूमता हुआ गिर जाता है। जैसे जैसे रेडियस छोटा हुआ स्पीड बढ़ा, रेडियस बड़ा था तो स्पीड कम था, रेडियस छोटा हुआ स्पीड बढ़ा, और छोटा होते होते तो जीरो हो गया। इसका मतलब यह है कि यदि रेडियस बड़ा होगा तो स्पीड कम होगा, और यदि रेडियस छोटा होगा तो स्पीड, इसलिए तो बड़ा रेडियस में धीरे घूम रहा था, छोटा रेडियस में और तेज हुआ, छोटा और रेडियस हो तो और तेज हो गया। कभी देखे हैं ऐसा? तो उसी तरह इतने से इतने के लिए, मतलब m से m डैश के लिए उसका रेडियस छोटा है। कैसे? ये रेडियस है यार, और यहां से यहां ये रेडियस है यार, तो इतना ही ना है, तो यहां से यहां जाने में स्पीड बढ़ाएगा ना वो। अब यहां पर रेडियस देखिए कितना डिफरेंस है, ये रेडियस बड़ा है और ये रेडियस बड़ा है, बात समझे? तो यहां पर स्टीप टर्न है, स्टीप टर्न है, तो छोटा सा कर्व है, कर्व छोटा मतलब कि कर्व का लेंथ छोटा है, स्पीड ज्यादा होगा, और जहां कर्व का लेंथ बढ़ गया वहां स्पीड कम हो जाएगा। समझ पाए इस बात को? सो दैट कि टोटल टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट रहेगा। समझे इस बात को कि नहीं?
तो ये चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये एक रिलेशन है कब, जब v क्या है, कांस्टेंट है, और जब v नॉट कांस्टेंट नहीं है। इसको हम पहले यहां पर बता देते हैं, उसके बाद उसमें आएंगे हम लोग। व्हेन v नॉट इज नॉट कांस्टेंट, तो उसमें केस में हम क्या लिखेंगे, rp v नॉट साइन थीटा p इज इक्वल टू आर क्यू v नॉट, या फिर कह लीजिए वीपी वी क्यू साइन थीटा थीटा क्यू। समझ पाए? ठीक है, तीनों पैरामीटर्स इसमें आएंगे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्पीड है। समझ गए इस बात को? तो ये पैरामीटर्स कब आएगा, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और ये पैरामीटर्स कब आएगा, जब उनका स्पीड कांस्टेंट है। मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है वो थोड़ा बड़ा है, बड़े साइज में है। बड़ा साइज में मतलब कि वो मतलब जस्ट नेक्स्ट टू, मान लेंगे कि हमारा सर्कुलर पाथ है, समझे, जिसमें b का वैल्यू a के जस्ट नजदीक आ रहा है। यदि b a के बराबर हो जाएगा तो वो पाथ इलिप्टिकल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर में हो जाएगा। अब b और a का रेशियो क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि इलिप्टिकल पाथ कैसा होगा। मान लीजिए a के रिस्पेक्ट में b यानी a बाई b बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये गैप छोटा हो जाएगा और a बड़ा होगा। और यदि a और b का वैल्यू मान लीजिए रेशियो 1 आ गया तो सर्कुलर हो गया। समझ पाए इस बात को? तो उस केस के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब टोटल एनर्जी जो है, आप देखिए यहां पर जो हम बात कर रहे थे, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू ई, और ई किस पर, ई एस किस पॉइंट पर, पी पर, बराबर ई किस पॉइंट पर, क्यू पर। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिस्टम को तो हम एक्सटर्नल फोर्स दिए ही नहीं, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहना ही है। तो यहां पर टोटल एनर्जी यानी ई एट पॉइंट पी पर क्या हुआ, हाफ एम वी पी स्क्वायर माइनस जी एम एस एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आरपी, और ई क्यू बराबर क्या होगा, हाफ एम वीपी स्क्वायर, सॉरी वी क्यू स्क्वायर इज माइनस जी एम एस एम अपॉन आर क्यू स्क्वायर। समझ पाए इस बात को? और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ पाए? कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। चलिए, नहीं समझ में आया तो उतार लीजिए, फिर बता देंगे। क्या हुआ, दुखी क्यों हो तुम? कैपलर्स लॉ, this law is derived for किसके लिए, planet revolve around the sun। किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है, मतलब ये डिफाइंड ही हुआ है कब के लिए, सन के अराउंड। ठीक है, अलग अलग लॉ में हम लोग इंटर करेंगे, पहले ये बेसिक चीज है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन ऑलवेज बी एलिप्टिकल। ठीक है, उसके बाद टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व। हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ई बराबर क्या होगा, के प्लस यू। तो यह हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो उसकी कंडीशन में आएंगे, और यहां पर माइनस जी एम एस एम अपॉन आर, ये उसका टोटल एनर्जी हो गया। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे
इसकी बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं पहला लॉ का बात करते हैं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है? बोलो, बताइए। फर्स्ट लॉ कहता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बात है कि इलिप्टिकल पाथ होगा और सन जो है, सन का पोजीशन किसी एक फोकस पर होगा। ठीक है, यानी पोजीशन ऑफ सन विल बी फोकस्ड ऑन वन फोकस। ठीक है, किसी एक पोजीशन पे होगा, दो फोकस है उसमें किसी एक फोकस पे होगा। ठीक है, तो हम यदि इलिप्टिकल पाथ बनाए, ध्यान से देखिए यहां पर भी, तो मान लीजिए हम लोग इलिप्टिकल पाथ बनाए इस तरह से, अभी देखिएगा सिर्फ, ये इलिप्टिकल पाथ है, सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है, सेंटर पॉइंट ये हो गया, यहां से दो एक्सिस हम ले और एक एक्सिस हम ये। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर हम एक फोकस दिखा सकते हैं, क्या होगा कोऑर्डिनेट उसका? -AE, 0। और यहां एक फोकस दिखा सकते हैं AE, 0। ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया ये O। तो हम मान के चल रहे हैं, कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन सन का है, यहां पर सन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ध्यान में रखिएगा, उसके पीछे छिप गया है वो कोऑर्डिनेट, जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर है। और मान लीजिए कि कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन, ये पोजीशन है, सपोज थोड़ी देर के लिए कि वो प्लैनेट का है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? P पॉइंट से। ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा, ये ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहां से ये हमारा R हो गया, इसको R बोलेंगे, R वेक्टर। तो R वेक्टर का n कैप, यानी कि R कैप क्या होगा? R कैप ये हो गया। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा V0। ठीक, यदि हमारा कैसा पाथ होगा? पाथ कैसा निकल के आ रहा है? हाँ, इलिप्टिकल पाथ निकल के आ रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर ये V0 हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया पाथ का, इस तरफ से ऐसे। तो अब यहां पर ये समझिए कि ये आगे ऐसे टर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन हो गया R कैप, ये V0। ये डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं फिर से क्या, एट पोजीशन, किस पोजीशन पे? पोजीशन P पर। तो टॉर्क अबाउट P क्या निकल के आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, इससे पहले कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख के चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट P 0, इसका मतलब है कि L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, L इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो यहां पर आएगा M V0, और यहां पर क्या होगा? साइन, क्या लिखिए यहां R M V0 साइन कितना? थीटा, क्योंकि यहां पर ये एंगल होगा उसके लिए थीटा। तो यहां पर एन वी नॉट, R M V0 साइन थीटा, और ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। अब यहां पर देखिए, चूंकि R वैरी कर रहा, मास कांस्टेंट रहेगा। अब किसी दूसरे पॉइंट पे हम आ जाए, ये पॉइंट को हम कोई पॉइंट दूसरा ले ले, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम Q मान लें, तो ये डायरेक्शन हो गया उसका V0 का, यहां से ये उसका R कैप का दूरी हो गया, R कैप, ये R हो गया, और ये डायरेक्शन किसका हो गया? फोर्स का। तो यहां पर ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल थीटा, और ये क्या है? थीटा इज, यहां पर थीटा तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ये थीटा उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ा छोटा है उससे। ठीक, अलग अलग पोजीशन से अलग अलग थीटा आएंगे। अब इसमें एक बात को यह समझना है कि यदि मान लीजिए कि प्लैनेट यहां पर है, प्लैनेट इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को मान लेते हैं हम M, और इस पोजीशन को मान लेते हैं हम N पोजीशन मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा, यहां से ये दूरी, ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ हमारा R मैक्स कहलाएगा, और वो कितना होगा? R मैक्स कहलाएगा ना। तो A और ये वाला दूरी जो होगा, तो क्या कह सकते हैं? A प्लस क्या होगा?
ई ए होगा या ए, ऐसा हो सकता है क्या? ये दूरी कितना होगा? ए ई होगा ना, क्योंकि माइनस तो इसलिए क्योंकि जीरो से उधर जाया है। ये दूरी ए ही होगा, तो ए ई प्लस ए। एम पॉइंट पे ले रहे हैं, एम पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां आर मैक्स बराबर क्या कहलाएगा? इज इक्वल टू ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ई कहलाएगा, और ये दूरी जो होगा वो आर मीन होगा यहां से यहां, और आर मीन कितना होगा? ए माइनस ए ई, तो ए कॉमन लिए तो 1 माइनस ई, आर मीन, तो आर मीन का वैल्यू कितना हुआ और आर मैक्स का वैल्यू क्या हुआ? समझ पाए? ऑन क्या हुआ है ये? तो इसमें मैक्सिमम आर मैक्स मतलब ए इंटू 1 प्लस ई, आर मीन मतलब ए इंटू 1 माइनस, ठीक है। ये सबसे शॉर्टेस्ट पोजीशन है सन और ये प्लैनेट का, सन और प्लैनेट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि कितना बराबर है? ए 1 माइनस ई की जगह पर, और सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है? ए इंटू 1 प्लस ई, ठीक है। अब यहां पर हमको एक चीज यहां पर क्लियर ये समझना है कि मास तो चलिए ठीक है, थीटा चेंज कर रहा है, आर चेंज कर रहा है, और यहां थीटा चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं, ये तो एक कंडीशन आ गया। अब यहां पर एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, तो हम टोटल एनर्जी निकालें। टोटल एनर्जी में क्या आएगा? तो यहां पर पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी क्या होगा? हाफ एम वीपी स्क्वायर, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी क्या होगा? माइनस जी एम एस एम अपॉन आर पी, ठीक है। और क्यू पॉइंट पर, एट पॉइंट क्यू, क्यू पर क्या होगा? के क्यू क्या होगा? हाफ एम वी वी क्यू स्क्वायर, और यहां पर यू एट क्यू क्या होगा? माइनस जी एम एस एम अपॉन आर क्यू, ठीक है। यही पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट पर टोटल एनर्जी और क्यू पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ये हो गया। अब इसमें मैक्स और इसका रेशियो क्या निकाल के आएगा? यदि मान लीजिए मैक्सिमम का और इसका रेशियो निकाले, जैसे आर मैक्स बाई आर मीन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ए इंटू 1 प्लस ई डिवीजन में ए इंटू 1 माइनस ई, कैंसिल हुआ, तो आर मैक्स बाई आर मीन इज इक्वल टू 1 प्लस ई डिवीजन में 1 माइनस ई। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको काम आएगा, समझ गए? और बाकी यहां पर टोटल एनर्जी पॉइंट किस पर? पी पर, और ये टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू पर, एट पी। इसको राइट डाउन कीजिए और स्टेटमेंट लिखा देते हैं। कैप्लस लॉ का स्टेटमेंट पहले लिखिए कि दिस लॉ सेज दैट, क्या कहेगा? लॉ का स्टेटमेंट लिखा देते हैं। एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ एंड सन विल, ठीक है, दैट any planet will revolve around the sun in a elliptical path। यहां तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पाथ एंड sun will locate at one of its focus।
देखिए यहां पर इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस डायरेक्शन में इसके पास v होगा और वो v मैक्स होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा तो v बराबर v मैक्स होगा। क्यों होगा देखिए ध्यान से, यहां पर एट पॉइंट किस पर, m पर, m पॉइंट पर यदि हम बात करेंगे तो ये डायरेक्शन होगा r कैप का और ये डायरेक्शन होगा v का, है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना, 90। तो L बराबर m v r साइन 90, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो L इज इक्वल टू हो गया एम वी आर, है ना। ठीक है, एम वी आर हो गया, और ये क्या है, कांस्टेंट है, याद कीजिए कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क सब जगह पर जीरो है, तो ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि एम वी आर किस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पता करेंगे तो ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर दिए, मान लीजिए हम के से डिनोट कर दिए, ठीक है। मास तो कांस्टेंट है ही, तो वी आर इज इक्वल टू के नॉट, एक अलग कांस्टेंट बन गया, नहीं बना, के नॉट इज इक्वल टू के बाई एम हुआ ना, ठीक है। ये कांस्टेंट हुआ, यानी कि v इज इक्वल टू के नॉट बाई आर, दिस इंप्लाइज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहां रेडियस छोटा होगा स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और जहां रेडियस बड़ा होगा वहां स्पीड छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, करते समय आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो आप समझिए यहां पर क्या है, यानी कि हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो v मैक्स बाई v मीन इज इक्वल टू r मीन अपॉन r मैक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पे आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू मिनिमम ना, तो 1 माइनस ई डिविजन में 1 प्लस ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक तो ये रिलेशन आया, उसके बाद हम लोग इस रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं। बोलिए, लाइन आ गया क्या, फैन की रफ्तार बढ़ गई, चलिए ऑन कीजिए उसको। किसी चीज को आप जब दिल से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसमें उंगली कर देती है। समझ गए बात को, ये मेरा बनाया हुआ है, हम क्यों फिल्म का डायलॉग बोले, मेरा अपना डायलॉग क्यों ना बोले हम। ठीक है, आइए, तो इस रिलेशन को फॉलो कीजिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ना, सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता दिया, आज से पहले कोई नहीं बताया होगा, ऐसे बनाने से माहौल बनता है, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। कैपलर्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। ठीक है, अब सेकंड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए, पहले क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे हम लोग। ओह, ये कलम पटक रहा है, अरे रुक जाओ थोड़ा देर, 10 मिनट में हो जाएगा सब। Amount of area swept by planet per unit time will remain constant। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ है, देखिए यहां पर सब लोग,
तो एलिप्टिकल पाथ हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक इलिप्स है, सेंटर पॉइंट ये ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी एक पोजीशन पर, ये पोजीशन को हम मान सकते हैं, यहां पर हम सन को ले सकते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -AE, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट AE, 0 होगा, ठीक है। अब यहां सन है, और एरिया स्वेप्ट की जो बात हो रही है, आप इसको ऐसे ऐसे रिलेट करके समझेंगे। यहां पर इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को मान लीजिए लेते हैं, पहले भी हम बोले थे इसको M और इसको M डैश मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट है, उसको N, और इस पॉइंट को N डैश मानिए, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां से इसको मैच कराते हैं और इसको यहां पर मैच कराते हैं। ध्यान समझिएगा, यहां पर टाइम का थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, उसको समझना है। कौन छाप रहा है अभी से ही, देखिए यहां पर ये जो एरिया है, इस एरिया को हम, इसको हम एरिया स्वेप्ट इन dt टाइम कह सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए टाइम जो है ना वो t1 है, इस पॉइंट पे जो टाइम हुआ वो t1 प्लस dt हुआ, तो यहां से यहां जो टाइम यूज हुआ कंज्यूम, वो dt टाइम हुआ ना। अब एक एक तो ये हुआ, उसके बाद एक और है यहां से, ठीक है। तो यहां सॉरी, इसको थोड़ा हम और ऊपर ले, ऐसे यहां पॉइंट ना लेकर के थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, यहां एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को क्या नाम दिए थे n, और इस पॉइंट को नाम दिए थे हम n डैश दिए थे, ठीक है। अब हम यहां से एक लेते हैं और यहां से हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया यहां पर t बराबर मान लेते हैं t2, और जो टर्न करके इधर आएगा t बराबर t2 प्लस dt, हो गया, कर लिए। इस एरिया को भी हम क्या बोल रहे हैं, dA, ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि M पॉइंट से M डैश जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, M पॉइंट से M डैश जाने में, क्या उतना ही टाइम में मान लीजिए यहां से यहां हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि स्वेप्ट एरिया जो है, यहां से यहां जो स्वेप्ट एरिया, ये एरिया को हम डीए मान रहे हैं, तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, फिर इसमें और हम ऐड करते जाएंगे, पहले इसको ड्रॉ कीजिए। जल्दी से ड्रॉ कीजिए तो। और आप देखिएगा M से N जाने में, M पॉइंट से N जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और एरिया स्वेप्ट भी कम हो रहा है, एरिया स्वेप्ट ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो एरिया ज्यादा,
टाइम ज्यादा, उसका रेशियो जैसे 10/2, ठीक है, तो कितना रेशियो आएगा? 10 बाई मान लीजिए हम 4 करते हैं तो कितना रेशियो आएगा? 2.5। अच्छा, मान लीजिए 5 बाई हम 2 करते हैं तो भी रेशियो कितना आएगा? तो 10/4 और 5/2 में क्या चेंजेस, अंतर क्या लग रहा है? रेशियो तो सेम है, अंतर क्या लग रहा है? 5 है एरिया और 2 है टाइम, वो एक कंडीशन है। एक कंडीशन है 10/4, तो 10 है एरिया और बाई क्या है? 4 क्या है? टाइम। तो जब एरिया ज्यादा है, 5 की जगह 10 है, तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, रेशियो सेम है। समझ पाए? घर से फोन आ रहा होगा तो देख लीजिएगा। तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, आने वाला है, हैं? पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हो तुम? हाँ मत बोलो, जवाब देना होगा तब पता चलेगा हमको। ये आर्मी कट क्यों बाल कटा लिए हो? हाँ, जवाब नहीं दे रहे। अंदर में मन में नहीं ना बोल रहे, नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा नहीं ना बोल रहे हो? ऐसा बोलना ही होता, मन में बोल लेना, लेकिन सामने मत बोलना। जैकेट वैकेट खोल के घुस जाएंगे इसमें। हो गया? क्या जोक जोक चल रहा है क्या? हो रहा है रिकॉर्डिंग? ओ, सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ? चलिए, हो गया तो एक्सप्लेन करें इसको। देखिए, डीए, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, 10/4, जब एरिया ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, बराबर 5/2 इज इक्वल टू 2.5। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, तो एरिया ज्यादा तो टाइम ज्यादा, और यदि स्वेप्ट एरिया छोटा है तो टाइम ज्यादा कम लग रहा है, ठीक है। इसीलिए जैसे देखिए, स्वेप्ट एरिया पहले 10 था, फिर स्वेप्ट एरिया 5 हो गया मान लीजिए, तो कम हो गया ना, तो टाइम भी तो कम हुआ, सो दैट की रेशियो क्या हुआ? सेम। मान लीजिए कि स्वेप्ट एरिया कम हो गया, टाइम 4 ही सेकंड रह जाता, तो रेशियो तो अलग आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, छोटा सा टाइम इंटरवल हुआ dt, तो उसमें जो स्वेप्ट एरिया हुआ, उस स्वेप्ट एरिया को हम क्या मान रहे हैं? da। सो दैट दिस इंप्लाइज, सो दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग? da अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या? a टोटल बाई t टोटल इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां से यहां आने में टाइम कम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? इतना टाइम लग रहा है, इसीलिए एरिया। अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, इसको और अच्छा समझते हैं। देखिए, जो डीए एरिया है, डीए एरिया, ये छोटा सा डीए एरिया, ठीक है, छोटा सा डीए एरिया हम ले रहे हैं, तो डीए एरिया बराबर हाफ बेस कितना? आर, और इसका ये जो छोटा सा हम ले रहे हैं, इसका आर, और ये क्या होगा? ये जो आर्क होगा, ये जो आर्क है, ये इतना ही ना एरिया, इतना ही ना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे ये छोटा सा एंगल बना, मान लीजिए कि यहाँ पर डी थीटा थोड़ा एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम डी थीटा मान लेते हैं। छोटा सा एंगल बना है, क्योंकि छोटा सा टाइम इंटरवल में बना है, छोटा सा एंगल, तो ये वाला जो आर्क है, इस आर्क को हम
आर्क बराबर हम आर डी थीटा ले सकते हैं। तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस कितना है, ये आर है ना, और ये हाइट कितना है, ये पचा कि नहीं पचा? हाँ, छोटा सा इंटरवल है इसीलिए हम सब कर रहे हैं, और हम पहले भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि छोटा एरिया होगा तो छोटा एंगल होगा, इसलिए हम आर्क बराबर क्या ले सकते हैं, आर डी थीटा ले सकते हैं। हम लोग और जगह भी लिए थे। तो यहां पर ये जो है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, डीए हमको क्या चाहिए, डीए बाई डी टी चाहिए 1/2 आर स्क्वायर और यहां डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां पर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा आइए कि डीए अपॉन डी टी है और 1/2 है, यहां पर आर स्क्वायर ओमेगा इंटू एम, डिवीजन में एम ले सकते हैं, तो डीए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2m, यहां पर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर है ना, ठीक है। तो 1/2m, याद कीजिए एम आर इंटू आर ओमेगा बराबर 1/2m एम आर इंटू वी, ठीक, इज इक्वल टू L अपॉन 2m। कुछ समझ में आया? अरे बोलो हाँ। देखिए, इस कहानी की पृष्ठभूमि मैंने पहले तैयार कर दी थी, इसलिए आपको इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पृष्ठभूमि को देखिए। मैंने कोई ऐसा चीज नहीं यहां पर बताया है जो पहले नहीं बताया है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं MVR, यानी मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं उसका स्पीड जो है, और ये बेसिकली क्या है, MV मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इंटू आर लगा हुआ है, और ये कब केस में हो रहा है, जब केस जब एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम छोटे से इंटरवल के लिए 90 मान सकते हैं, तो उस केस के लिए आ गया, और वहां से ये रिलेशन निकल गया हमको, ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब डी अपॉन डी टी बराबर 2L/2m होगा। L/2m किसके लिए, जितने से एरिया स्वेप्ट हुआ है उसका एंगुलर मोमेंटम उस समय क्या है, और बाय मास ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट का हम मास ले रहे हैं, और रेशियो तो एरिया है ही। अब यहाँ डेल्टा ए डेल्टा टी और डी अपॉन डी टी में क्या डिफरेंस हुआ, जैसे हम इसको इक्वेट कर दिए हैं, देखिए यहां पर कहा कहीं तो लिखे थे हम शायद, ठीक है, ध्यान देखिए, इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी, और इसी को लिखे ए टोटल बाय टी टोटल, क्या रहेगा, समझ पाए इस बात को, ये रेशियो समझ रहे हैं, ये वही रेशियो है जो यहां पर ये रेशियो दिख रहा है, नहीं समझे? मान लीजिए हम 2.5/1 कर दे, 2.5/1, तो इसका रेशियो क्या होगा, 2.5। अब हम क्या किए, 10 और 10/4 की जगह पर 2.5/1 कर दिए, और रेशियो छोटा कर सकते हैं, रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो 10/4 और 2.5/1 में क्या अंतर है, 10 भी 1/4 हो गया और टाइम भी 1/4 हो गया, इसीलिए उसका रेशियो वही रह गया। ठीक है, तो यहां भी वही रेशियो है, बहुत छोटा अमाउंट, ये बहुत छोटा अमाउंट, निग्लिजिबल अमाउंट, लेकिन इनका रेशियो इसके बराबर हो सकता है। बात समझ पाए? और इसीलिए लॉ कहता है कि जो एरिया स्वेप्ट किया गया है, स्वेप्ट एरिया समझ रहे हैं? हाँ हाँ, तो जितना एरिया कवर किया, मतलब यहां से जब यहां मूव किया तो वहां से जो एंगल बना, तो वो एंगल के बनने से जो एरिया कवर हुआ, वो एरिया जो है उसको पर यूनिट टाइम रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, उसके एंगुलर मोमेंटम बाई 2m के बराबर होगा।
समझ में आया? एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, इसको राइट डाउन कीजिए, समझे? और उसके बाद लास्ट वाला करके हम लोग आज खत्म करेंगे। बस 5 मिनट और। The square of time period is directly proportional to कौन बुलाया? हो गया अब खत्म। हाँ, the square of time period is directly proportional to the cube of a। a क्या है? अभी हम लोग जो लिए थे, सेंटर पॉइंट हो गया, और ये दूरी क्या होगा? a होगा, और ये दूरी को क्या बोलेंगे? b। तो लॉ क्या बोल रहा है? स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। एक कांस्टेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है? या आपको पता है, क्या पता है? वी मैक्स बाई वी मीन इज इक्वल टू, यहां क्या है? आर मीन अपॉन आर, अरे बोलो, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है? अच्छा, आपको यदि मान लीजिए इसकी हम बात करें सिर्फ आर मी मैक्स बाई आर मीन का, तो हमारे पास आर मैक्स क्या था? देखिए यहां पर हमारे पास आर मैक्स बराबर क्या था? ए इंटू 1 प्लस ई, ठीक है ना? अच्छा, और ये मान लीजिए कि डिस्टेंस आप, हम इसको पर यूनिट टाइम ले लें, ठीक है? आर मैक्स जो भी है पर यूनिट टाइम ले ले, तो पर यूनिट टाइम बाय यहां पे टी करेंगे, ठीक है? और यहां से मान लीजिए डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड बोल सकते हैं। हमको बी भी पता है ऐसे पहले से, ठीक है? तो इसके बीच का डायरेक्ट रेशियो, इसमें और बुक में आप कुछ नहीं दिया है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यू। इसके बीच का डायरेक्ट रिलेशन आपको क्वेश्चन में देगा। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको राइट डाउन कीजिए और ये जरूर लिख लीजिएगा। टाइम पीरियड, ये क्या है? टाइम पीरियड रहने दे, अभी क्वेश्चंस करा दे। चलो कोई नहीं, कल करा देते हैं क्वेश्चंस। कल पूरा क्लास क्वेश्चन का ही रखेंगे। डाउट क्लियर करिए तो कल डाउट सेशंस रखते हैं। पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। कल डाउट कल रखें या बाद में रखें?